नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक उसी तरह हमें इन्वेस्टिंग सिर्फ एक एसेट क्लास में नहीं करना चाहिए। एसेट क्लास एलोकेशन एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जिसमें आप अपने वेल्थ या इनकम को डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स में एलोकेट या इन्वेस्ट करते हैं। ये एसेट्स बहुत से फाइनेंशियल एवेन्यूज या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जैसे इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड एक्सेट्रा। कितना एसेट एलोकेशन हमें करना है ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे इन्वेस्टर का टाइम होराइजन, रिस्क एपेटाइट, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल गोल्स। इस वीडियो में मैं आपको एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटेजीज के बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। What is asset allocation and why it is important? Asset allocation एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करता है डिफरेंट एसेट क्लासेस में एलोकेशन करके अपने रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और टाइम होराइजन के हिसाब से। अपने एसेट्स को एलोकेट करने का कोई भी एक सिंगल गोल्डन रूल विच फिट्स फॉर ऑल नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के प्रेफरेंसेस और फाइनेंशियल गोल्स के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। ये अप्रोच वोलेटिलिटी को मिनिमाइज करता है और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करता है। 5 key principles of asset allocation. First, understand your goals. Asset allocation अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से फिक्स करिए। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करिए कि वो शॉर्ट टर्म गोल है जैसे बाइक या कार खरीदना, इंटरनेशनल वेकेशंस पे जाना, या फिर लॉन्ग टर्म गोल है जैसे चाइल्ड के हायर एजुकेशन, बाइंग अ हाउस या रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सेट्रा। और हमें इन गोल्स को अचीव करने के लिए कितना समय लगेगा और उसी टाइमलाइन को रेफरेंस लेकर हमें एसेट एलोकेशन को डिसाइड करना चाहिए। हमें एसेट्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बेसिस पर एलोकेशन चेंज नहीं करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को टाइमली रीबैलेंस करना चाहिए ओरिजिनल एसेट एलोकेशन के एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से। एक राइट एसेट एलोकेशन का की है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स निकालना अपने पोर्टफोलियो में, जिसे हम अचीव करते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट क्लासेस से, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सेकंड इज रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस ये बताता है कि एक व्यक्ति अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में कितना मैक्सिमम नुकसान झेल सकता है एक हायर रिटर्न के एक्सपेक्टेशन से, और जितना हायर रिटर्न्स आप एक्सपेक्टेशन करेंगे उतना ही ज्यादा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। एक इन्वेस्टर के एसेट एलोकेशन की रिस्क टॉलरेंस डिसाइड करती है कि पोर्टफोलियो के एग्रेसिव और कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। जैसे आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और बॉन्ड्स या गोल्ड का क्या प्रोपोर्शन है। आप इस पिक्चर में निफ्टी 50 टीआरआई वर्सेस गोल्ड के 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स का 24 साल का रिटर्न्स यानी 1999 से 2023 तक के रिटर्न्स देख सकते हैं कि इक्विटी के रिटर्न्स एग्रेसिव हैं लेकिन गिरावट में ज्यादा गिर जाते हैं, वहीं गोल्ड के रिटर्न स्टेबल हैं और मार्केट के गिरावट के समय बढ़ जाते हैं और हमारे पोर्टफोलियो को मजबूत करते हैं। थर्ड इज टाइम होराइजन। इट्स योर बेस्ट फ्रेंड। एक लंबा टाइम होराइजन इन्वेस्टर को कंपाउंडिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एडवांटेज देता है। एक फेमस कोट है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग। टाइम होराइजन इस पर डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टिंग का ड्यूरेशन कितना है, और जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइम होराइजन का डिफरेंट रिस्क टॉलरेंस होता है। अगर एक इन्वेस्टर एग्रेसिव या हायर रिस्क एलोकेशन करता है जैसे कि स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी के कारण उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर सकती है, लेकिन हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म होराइजन में इस मार्केट करेक्शन में फिर रिकवरी होती है और हमारा पोर्टफोलियो ग्रो करता है। फोर्थ इज डाइवर्सिफिकेशन। हर एसेट क्लास के अंदर कई तरह की सब कैटेगरीज होती हैं जिसे हम अलग अलग रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एक एसेट क्लास का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। हर एसेट क्लास का परफॉर्मेंस उसके यूनिक फैक्टर्स के कारण होता है। इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स किसी एसेट क्लास के लिए पॉजिटिव तो किसी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे तो आपके एसेट्स की हाई वैल्यू मेंटेन रहेगी। डिफरेंट एसेट्स में डाइवर्सिफाई करने से किसी भी एक एसेट्स के इनहेरिटेड रिस्क से हम आसानी से बच सकते हैं। अगर किसी एक एसेट क्लास का रिटर्न खराब होगा तो बैलेंस मेंटेन हो जाएगा दूसरे परफॉर्मिंग एसेट से। इसलिए एसेट एलोकेशन प्रोसेस में हम लोग कभी भी एक एसेट के परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, बल्कि अपने पोर्टफोलियो के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और एक बात समझिए कि कभी भी कोई एक एसेट क्लास हमेशा के लिए आउट परफॉर्म नहीं करता है। इस 10 साल के एसेट एलोकेशन के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स चार्ट को देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किसी एक साल में कोई भी एसेट क्लास विनर नहीं हो पाया है। कभी इक्विटी, कभी डेट, तो कभी गोल्ड विनर है। इसलिए एक डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास एलोकेशन जरूर रखिए। फिफ्थ, डोंट ट्राई टू जगल योर इन्वेस्टमेंट्स इन शॉर्ट टर्म। एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट का इन्वेस्टमेंट एक बेहतर परफॉर्मिंग एसेट क्लास में कर देना, ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आपने पोर्टफोलियो में वो सभी एसेट क्लास में एलोकेशन किया है अपने मिड और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से, तो आपको किसी स्पेसिफिक एसेट के शॉर्ट टर्म मोमेंटम या गेन्स को देख के विचलित नहीं होना है। अपने फंड्स को एक एसेट से निकालकर दूसरे में डालने पर आपका कॉस्ट भी लगेगा और पोर्टफोलियो का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अचीव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करती जाएगी तो हमारा स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करेगा और आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी एसेट क्लास का शानदार रिटर्न दिखेगा। तो हो सकता है कि आप और ज्यादा स्टॉक्स को खरीद लें जितना आपने एलोकेशन किया था। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं और ये नहीं पता
कि कब मंदी आने वाली है। तो जब मार्केट में गिरावट आएगी तो यही इक्विटी पोर्टफोलियो ब्लीड करने लगेगा। इसलिए एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें एसेट एलोकेशन को करना है और यही सही विकल्प। और अगर आपकी एलोकेशन स्ट्रेटेजी मार्केट के कंडीशन पर डिपेंडेंट रहेगी तो ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं हुई और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के सपने ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। अब जब हमने एसेट एलोकेशन के प्रिंसिपल्स को समझ लिया, आइए एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटजीज को समझते हैं। एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज। फर्स्ट, एज बेस्ड एसेट एलोकेशन। अपने एज के हिसाब से एसेट एलोकेशन करना चाहिए। आपकी जितनी कम एज होगी आपका इक्विटी एक्सपोजर उतना हाई हो सकता है और हायर एज में इक्विटी का एक्सपोजर उतना ही कम होना चाहिए। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एफडी, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स या गोल्ड में ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए। इसका कैलकुलेशन है परसेंटेज ऑफ इक्विटी एक्सपोजर इज इक्वल टू 100 माइनस एज। यानी अगर आपकी एज 25 साल है तो 100 माइनस एज इज इक्वल टू 75% इक्विटी एक्सपोजर होगा। ठीक उसी तरह अगर आपकी एज 60 साल है तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40% आपकी मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर हो सकता है और बाकी डेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सेकंड इज गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन। सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के टेन्योर के हिसाब से। 3 से 4 साल के शॉर्ट टर्म के लिए आप सेफ एसेट्स जैसे डेट फंड्स, एफडी या लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। 7 साल तक के मिड टर्म में आप इक्विटी में निफ्टी 50 और मिड कैप 150 इंडेक्स का भी एक्सपोजर ले सकते हैं। और 8 साल से ज्यादा इन्वेस्टिंग होराइजन को आप लॉन्ग टर्म गोल्स कहेंगे। इसमें आप इक्विटी का बड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं जिसमें निफ्टी 50, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्टिंग करिए क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप आसानी से पास कर पाएंगे। थर्ड इज रिस्क बेस्ड एसेट एलोकेशन। हमारे इन्वेस्टिंग जर्नी में एक बहुत बड़ा अनअवॉइडेबल फैक्टर है रिस्क। हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा या पूरा लूज हो सकता है खराब रिस्क मैनेजमेंट से और आपका कैपिटल बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी दे सकता है आपके रिस्क लेने के कारण। इसीलिए कहा गया है नो रिस्क, नो पेन, नो गेन। रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें 2 रेलेवेंट टर्म्स रिस्क टॉलरेंस और रिस्क कैपेसिटी को समझना पड़ेगा। रिस्क टॉलरेंस ये मैक्सिमम रिस्क है जो आप कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं। रिस्क टॉलरेंस जनरली इमोशनल होता है, जैसे आप किसी सिचुएशन में कैसा सोचेंगे या फील करेंगे। इसमें कोई डेटा या फैक्ट्स की बहुत गुंजाइश नहीं होती है। रिस्क टॉलरेंस बाय एंड लार्ज हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है। जैसे आप एक नए रेस्टोरेंट में जाने से डरते हैं क्योंकि आप जब भी नए रेस्टोरेंट में गए हैं तो आपका खराब एक्सपीरियंस रहा है। ये नेगेटिव कंसीक्वेंस आपका रिस्क टॉलरेंस है, तो आप अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फेवरेट रेस्टोरेंट में ही जाना पसंद करेंगे। हायर रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और वो इन्वेस्टर्स जिनका पास्ट एक्सपीरियंस किसी पर्टिकुलर एसेट जैसे रियल एस्टेट में खराब रहा हो तो उनका रियल एस्टेट में रिस्क टॉलरेंस कम है और इसको वो आगे भी इन्वेस्ट करना अवॉइड करेंगे। सेकंड इज रिस्क कैपेसिटी। ये एक लेवल ऑफ रिस्क होता है जो आप ले सकते हैं फाइनेंशियल गोल्स को डिस्टर्ब किए बिना। ये एक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है जो बेस्ड है आपकी इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज, डिपेंडेंट्स, पोर्टफोलियो साइज और रिलायबिलिटी फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। इसमें इमोशनल पैरामीटर्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता है बल्कि एक इन्वेस्टर की ट्रू एबिलिटी पर डिपेंडेंट होता है। इसलिए एक यंग इन्वेस्टर जो अपने 20s में है उसके पास एक हायर रिस्क कैपेसिटी है तो वो एग्रेसिव इन्वेस्टिंग भी कर सकता है। इस ग्राफ में आप रिस्क टॉलरेंस और रिस्क कैपेसिटी का रिलेशनशिप देख सकते हैं। रिस्क लेने की जितना ज्यादा विलिंगनेस हम रखेंगे उतना ही ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी और उतना ही ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनेगा। वहीं दूसरे तरफ अगर किसी का लो रिस्क टॉलरेंस है एक मिनिमल रिसोर्स के साथ तो उसे एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कहा जाएगा। फोर्थ इज कोर सैटेलाइट एसेट एलोकेशन। मेरा भी ये पर्सनल फेवरेट एसेट एलोकेशन अप्रोच है। इस स्ट्रेटेजी में आप अपने पोर्टफोलियो को कोर और सैटेलाइट में डिवाइड करेंगे जिसमें कोर 80% और सैटेलाइट 20% होगा। कोर पोर्टफोलियो में जहां डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होंगे जैसे इक्विटी, गोल्ड और डेट होगा जो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देगा वोलेटाइल मार्केट्स में, और कोर पोर्टफोलियो से हम 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं सैटेलाइट में फोकस इन्वेस्टमेंट्स होंगे। यह आपका एक हायर रिस्क पोर्टफोलियो है क्योंकि इसमें आपने रिस्कियर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है जहां कुछ स्टॉक्स 30 से 40% गिर गए हैं, वहीं कुछ स्टॉक्स ने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इसलिए इस सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। फिफ्थ इज डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स अपना इक्विटी और डेट का एसेट एलोकेशन को मार्केट कंडीशन के हिसाब से डायनेमिकली एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंड्स 30% इक्विटी से 80% इक्विटी तक जा सकता है। इस फंड का मेन मोटिव ये है कि इन्वेस्टर का कैपिटल एप्रिसिएशन भी करे और डेट डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क को भी मैनेज करता है। ये एक एक्टिव कैटेगरी के फंड्स होते हैं, मतलब एक फंड मैनेजर इस फंड के डायनेमिक एसेट एलोकेशन को एक्टिवली मैनेज करता है। बैलेंस एडवांटेज फंड ने मार्केट की तेजी यानी अप ट्रेंड और मंदी यानी डाउन ट्रेंड दोनों में ही शानदार परफॉर्मेंस किया है क्योंकि इस स्कीम का एक बेहतरीन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है जो किसी भी दूसरे फंड के मुकाबले आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है। बैलेंस एडवांटेज फंड 3 एसेट क्लासेस डेट प्लस इक्विटी प्लस आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करते हैं। जब भी एक फंड हाउस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यूज करता है अपनी इक्विटी के रिस्क को हेज करने के लिए, इसे आर्बिट्राज कहते हैं। इसीलिए बैलेंस एडवांटेज फंड आर्बिट्राज का यूज करते हैं क्योंकि इनको इक्विटी लाइक ट्रीटमेंट मिलता है लेकिन ये डेट लाइक रिटर्न्स जनरेट करता है।
फॉर एग्जाम्पल बेस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं HDFC, ICICI और एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड्स। उम्मीद करता हूं कि आपको एसेट एलोकेशन और उनकी स्ट्रेटजीज पसंद आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।